नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस पे। मेरा नाम है आलोक पाठक और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे लास्ट लैप मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बात करते हैं यहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा लाए गए न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 22 और 23 के एस्पायरेंट्स के लिए, जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से, यानी आज से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैच, जहाँ पे आप इन एमसीक्यूज को करके अपने प्रीलिम्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। और अगर आप इसे यहाँ पे लेना चाहते हैं तो अर्पिता 10 कोड इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इंस्टेंट पा सकते हैं 10% का ऑफ। तो यूज़ करें अर्पिता 10 कोड टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। उसी के साथ यहाँ पे अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है 1 ईयर का बैच फॉर यूपीएससी सीएससी, और ये बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम टॉप एजुकेटर, और यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ-साथ आपकी पूरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड होगी। और इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अर्पिता 10 कोड, जो आपको 10% ऑफ दिलाएगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। बात करते हैं सेम इसी तरीके से, ये है हमारा 2 ईयर का बैच फॉर यूपीएससी सीएससी, और ये सारे बैचेस आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होंगे। तो अगर आप बाइलिंगुअल करना चाहते हैं तो आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 4 अगस्त से। चलिए, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये है मेंटरशिप वीक बाय अनअकैडमी। तो इसे भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी नई चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएँगे। और इसके लिए भी आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे। तो अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड होता है। और फिलहाल में यहाँ पे अगर आप आज इसे अवेल करते हैं, तो ₹2000 में मात्र आपको यहाँ पे ऑप्शनल के नोट्स और क्लासेस और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के साथ प्रोवाइड हो जाएँगी। और इसके लिए अगर आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो इंस्टेंट आपको 10% का ऑफ भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान जो है, इसकी हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, और समझेंगे इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो होता है, ये क्या होता है। तो संविधान यहाँ पे होता है, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश का ये क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है। मतलब बाकी जितने भी लॉ होंगे, ऑल अदर लॉज़, जितने भी लॉज़ होंगे उस कंट्री में, वो सारे के सारे इसी के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के लॉ क्यों ना हो, ठीक है? तो फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री होता है, सुप्रीम लॉ होता है, सबसे ऊँचा लॉ होता है, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता किसी भी नेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फंक्शंस को यहाँ पे सेट करता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पास कौन-कौन से फंक्शंस होंगे। मतलब इनकी स्पेयर्स बना देता है, इनकी सीमाएँ बता देता है, इनकी बाउंड्री बता देता है कि इस स्पेयर में ये लोग काम करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव इस स्पेयर में काम करेगी, लेजिस्लेटिव इसमें काम करेगी, एग्जीक्यूटिव इसमें काम करेगी। तो सबकी बाउंड्री यहाँ पे सेट कर देता है कि कहाँ पे, किस-किस लेवल पे ये लोग काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पे सोवरेन पावर जो होती है गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के, उसे भी यहाँ पे सेट करता है कि गवर्नमेंट जितने भी लॉज़ दिए गए होते हैं, जितने भी कानून मेंशन होते हैं, रूल्स मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के हिसाब से फंक्शन करती है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हम लोग लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन सेम प्रीलिम्स में पूछा भी था। ठीक है? तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इट इज रूल बुक ऑफ अ नेशन। क्या होता है? इट इज अ रूल बुक ऑफ नेशन। मतलब किस तरीके से एक पूरा नेशन गवर्न होगा, चलेगा, ये सारी चीजें इस किताब में लिखी होती हैं, और इसी तरीके से ये देश चलता है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने ये तो समझ लिया कि संविधान होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें, इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ लैंड, और हम कह सकते हैं बहुत आसान भाषा में, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉस। ठीक है? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक के फॉर्मेट में एक कंपाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जैसे कोई बुक स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसमें प्रीफेस आता है, फर्स्ट पेज आता है,
उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे है और इसे हम कहते हैं प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये भारतीय संविधान का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इट इज़ इंट्रोडक्शन। आगे बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पे पार्ट 1 हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देख सकते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये जो पार्ट्स होते हैं, ये किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, किसी विषय से जुड़े होते हैं। जैसे पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। और हर पार्ट के अंदर आते हैं आर्टिकल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है? आगे बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें किसी भी तरीके की लिस्ट की बात करनी है, किसी भी लिस्ट का रेफरेंस लेना होता है किसी भी आर्टिकल में, तो उसे हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पे टेरिटरी बताता है, जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आसाम और बाकी सब की। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 4th शेड्यूल जो है, वो यहाँ पे बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएँगी। जैसे आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, आसाम से 7, बिहार से 16। इस तरीके से सीटों को क्या करता है ये डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है इंडिया में, जिसकी शुरुआत होती है प्रिएम्बल से, वो बटा हुआ है ढेर सारे पार्ट्स में, हर पार्ट्स के अंदर होते हैं ढेर सारे आर्टिकल्स। और अगर हमें रेफरेंस लेना होता है किसी लिस्ट का, तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल। और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स में भी बटा हुआ है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट थे, साथ में 8 शेड्यूल थे। तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू, संशोधनों के द्वारा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और अभी फिलहाल में देखते हैं तो ये प्रिएम्बल है, 470 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं और फिलहाल में 25 पार्ट्स हैं और साथ में 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा यूपीएससी आपसे कभी इस वैल्यू के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता, क्योंकि ये बहुत डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। अब चेंज होती रहेगी तो क्या पता आपके एग्जाम से कब ये चेंज हो जाए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना इतना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या था? आगे बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े होने के कारण क्या हैं? रीज़न क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। जैसे भारत जो है, इंडिया जो है बहुत बड़ी टेरिटरी है, जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो इस पूरी टेरिटरी को कवर करने के लिए, पूरी डाइवर्सिटी को कवर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, आम बात है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है? अगर हम हर एक फैक्टर्स को देखेंगे तो चीज़ों को एनलिस्ट करेंगे, तो आम बात है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यहाँ तक कि कहा जाता है इट इज़ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बल्की था। तो इसके बल्कीनेस होने की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक बल्की कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर यूनियन एंड स्टेट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्की कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और लास्ट बात करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम जो यहाँ पे मेंबर्स थे वो लॉयर्स थे जिन्होंने संविधान लिखा। तो आम बात है उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टफ लिखा, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड तरीके से लिखा। ये भी एक कारण है जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्रॉन हुआ है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया, तो यहाँ पे दुनिया भर के तकरीबन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया और सबका बेस्ट यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके इंडिया में इनकलकेट किया गया। क्योंकि हम किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक न्यू नेशन थे, तो हम चाहते थे कि दुनिया में जो भी बेस्ट है, उसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से हम अपने देश में उतारें। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट जो लिया गया है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, जैसे मान के चलिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन्हें लिया गया है यूएस से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
बट अगर आपसे पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट किसका है, तो ध्यान रखिएगा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। आगे बात करते हैं, इसी तरीके से अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रीलिम्स में यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन निकाला जा सकता है वो मैच द फॉलोइंग में करके निकाला जा सकता है कि कौन सी चीज किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और यहाँ पे बाइकैमरलिज्म। ठीक है, बाइकैमरलिज्म को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ पे जो मेन इनकलकेट किया गया था, ये यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ थोड़ा आप सेफ खेलिएगा। आगे बात करते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इसे बिल्कुल अच्छे से। आगे बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जाए कि इंडियन फेडरेशन जो है वो ज्यादा क्लोज किसके है, तो अगर वहां पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा यूएसए के बदले आप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर पॉलिसी फॉलो करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, और सेम यहाँ पे कनाडा में भी यही है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेसिडरी पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। रेसिडरी पावर का मतलब ये है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, तो उसे डाल दिया जाता है रेसिडरी लिस्ट में, और इसकी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें ली गई हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और बात करते हैं अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस। और वो कौन से, सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो आपके प्रियम्बल में यहाँ पे दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो प्रियम्बल में केवल रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे जस्टिस का आइडिया देखने को मिलता है, बाकी सारे आइडिया वहां पे आप सीधा सीधा फ्रेंच आंसर अपना आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो रिपब्लिक, और यहाँ पे आइडिया जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो है प्रियम्बल में, वो यहाँ पे लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है तो वो किस तरीके से होगा। और इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं एग्जाम्स के दौरान। लास्ट बात करते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अगर ये पूछा जाए कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, बट लिया कहाँ से गया है, हमने कहाँ से लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से हो सकता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बहुत आसान तरीके से हो सकता है, इजी तरीके से हो सकता है, तो हम उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे बड़े आराम से उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। समझते हैं कैसे हमारा दोनों तरीके के रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है। समझते हैं कैसे। सिंपल मेजॉरिटी हमारे यहाँ अलाउ है, मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, और कुछ चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकती हैं बाय अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अंदर हो सकती हैं कुछ चीजें अमेंड।
और इन्हें करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए और ये यहाँ पे शो करता है रिजिडिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिडिटी भी क्या है? सिंपल मेजॉरिटी और यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी? आर्टिकल 368 के अंदर 2 तरीके की मेजॉरिटी की बात है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो अगर किसी भी तरीके के फेडरल प्रोविजन के अंदर चेंज करना है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा, राज्यसभा में, और हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट में पास करवाना होता है इसे किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। तब जब आधे राज्य इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे अपने लेजिस्लेचर में, तो वो चीज़ वहाँ पे पास हो जाएगी। तो ये करना कुछ आसान काम नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड फैक्टर को दिखाता है, रिजिड नेचर को दिखाता है। उसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी भी कोई आसान चीज़ नहीं होती है। इसमें 2 चीज़ों को प्रूव करना होता है, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और जितने मेंबर वोट कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी लानी होती है। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ लानी होती है, दैट इज़ टू थर्ड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और साथ में यहाँ पे लाना होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस होगी, उसकी भी यहाँ पे मेजॉरिटी लानी होगी। तो इन 2 कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करना होता है स्पेशल मेजॉरिटी के केसेस में। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना गवर्नमेंट के लिए टफ होता है। तो यहाँ पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिडिटी को दिखाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल होती है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये गवर्नमेंट के लिए लाना आसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, बट साथ साथ में यूनिटरी बेस भी है हमारे यहाँ। मतलब मैक्सिमम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ज्यादा ताकत दिखाता है। तो अगर हम यूनिटरी बेस की बात करें कि जहां पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर देखने को मिलती है, ज्यादा पावरफुल देखने को मिलती है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यूनिटरी बेस को दिखाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सारे फीचर जो हैं वो यहाँ पे यूनिटरी बेस को दिखाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम दिखाया जाता है, यानी जैसे हमारे यहाँ टू गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर है शेड्यूल 7 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, अगर फेडरलिज्म की बात होती है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट होता है। अगर फेडरलिज्म की बात होती है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मस्ट होता है। फेडरल में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा देखने को मिलती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम है। और फेडरल में यहाँ पे रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, और बाय कैम्बरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब डबल हाउसेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाय कैम्बरलिज्म। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन फीचर्स के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हमें फेडरल भी दिखता है और कुछ यूनिटरी भी देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया को यहाँ पे क्वासी फेडरल कहा केसीवीआर ने। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो इस कारण के वजह से बहुत सारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने इसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है। बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, यानी हमारे यहाँ क्या है, संसदीय व्यवस्था है। इंडिया ने यहाँ पे ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अपनाया, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। उसका कारण यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करता है। जैसे समझते हैं हमारे यहाँ जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही यहाँ पे मिनिस्टर बनते हैं। तो आम बात है, यहाँ पे कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। बट अमेरिकन सिस्टम में, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है कंप्लीट, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इसकी तरफ गया, हमारे फाउंडिंग फादर पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ गए, क्योंकि उन्हें इस पे ज्यादा भरोसा रहा। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके क्या क्या फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम देखें
तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है हमारे यहाँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर रहती है यहाँ पे लेजिस्लेटर में, मेन पॉइंट। और लीडरशिप रहती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोअर हाउस होता है यानी लोकसभा जो है वो हमारी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे हम लोग इसमें यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो एक सोवरेन पार्लियामेंट है, पूरी तरीके से आजाद है। बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सोवरेन पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इंडियन स्टेट जो है वो एक रिपब्लिक है, और यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखने हैं फॉर योर पीटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी की बात करता है। मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सोवेनिटी भी है और जुडिशियल सुपरमेसी है। सोवेनिटी का मतलब होता है अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, मतलब फैसले लेने की पूरी आजादी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट पूरी तरीके से फैसले ले सकती है। और जुडिशियल सुपरमेसी भी है, मतलब हमारे यहाँ जुडिशरी चाहे तो पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए फैसलों को क्या कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। तो बात करते हैं सोवेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और इंडिया में यहाँ पे क्या है, दोनों का ब्लेंड देखने को मिलता है, सिंथेसिस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की कैपेसिटी है वो कम है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया में फॉलो होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो दिया गया है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम समझना चाहें तो बहुत आसान सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें चीजों को थोड़े बड़े लेवल पे देखा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे रखता है अपने साथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और साथ में इसके साथ यहाँ पे जुड़ा रहता है दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड नॉट आर्बिटरी। ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोसीजर बना है उस लॉ को फॉलो करने का, वो भी यहाँ पे फेयर होना चाहिए, आर्बिटरी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से। इस कारण से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू कैपेसिटी है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अलग अलग चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो इसे हम जुडिशरी में पूरा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जानते हैं। ढेर सारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। डीपीएसपी में बात की गई है, प्रियम्बल में बात की गई है। इंडिया में यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। 18+ ईयर के सभी लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आजाद हैं। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डुअल सिटीजनशिप को नहीं फॉलो करते, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। हम किसी भी स्टेट के यहाँ पे इंडिया में नागरिक होते हैं, निवासी होते हैं, नागरिक नहीं होते, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें। तो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और अदर बॉडीज। इमरजेंसी प्रोविजंस भी यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किए गए हैं डिटेल में। और साथ में यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम भी हमें देखने को मिलती है। और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेके अलग अलग चीजों को भी यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इलेबोरेटेड तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर यहाँ पे हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में, तो क्रिटिक्स यहाँ पे इसे एक बोरोड मटेरियल कहते हैं, कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बोरोड मटेरियल है, जो बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोरोड मटेरियल ये इसलिए नहीं है क्योंकि बोरो की हुई चीज जो होती है उसे हम वापिस भी किसी को करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी से रिपब्लिक लिया तो उसको रिपब्लिक के साथ साथ फेडरलिज्म तो नहीं दिया। तो यहाँ पे कुछ बोरो की हुई चीज नहीं है, हमने रेफरेंस लिए, हमने नोट्स बनाए अपने। और अपने नोट्स बनाना किसी के रेफरेंस लेके कॉपी पेस्ट नहीं कहलाता है। कहा जाता है इट इज कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ बातें इसमें सही भी हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रोविजन यहाँ 1935 से लिए गए, बट इट इज नॉट जस्ट कॉपी कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि अगर कार्बन कॉपी ही करना था, केवल कॉपी पेस्ट ही करना था,
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 साल का समय ही क्यों लेती? 3 इयर्स का यहाँ पे समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो अगर कार्बन कॉपी ही करना था, कॉपी पेस्ट ही करना था, तो 3 साल नहीं लगते। फिर इसे अन इंडियन और एंटी इंडियन तक कहा गया, अन गांधीयन तक कहा गया। इसके बड़े साइज को भी क्रिटिसाइज किया गया, जहां तक कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था एलिफेंट, वो इसीलिए था क्योंकि वो यहाँ पे इसके बड़े साइज को दिखाता है। और यहाँ पे पैराडाइज था ये लॉयर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे लॉयर्स थे। और यहाँ पे ये कहा गया कि इन लॉयर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी टफ लैंग्वेज में बना दिया कि आम जनता की ये समझ के बाहर है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हम यहाँ पे देखते हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेंस में देखने को मिलते हैं, और मेंस में आपको अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई करना होता है। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमें ये सारे पार्ट्स देखने होते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और कौन से आर्टिकल्स उसमें कवर होते हैं। जैसे पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। उसी तरीके से पार्ट 2 सिटीजनशिप से, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे पार्ट्स जितने भी हैं, हमें ये सारे पार्ट्स ध्यान रखने होते हैं कि कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट से डील करता है, और कहां से लेके कहां तक इसके अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं। आम बात है, इसे याद करना इतना आसान नहीं है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी इसका रेफरेंस बना के रखते हैं, तो प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी मिल जाती है कि अगर पंचायती राज के जो आर्टिकल है 243 से लेके स्टार्ट है, तो आम बात है अगर ऑप्शन में यहाँ पे 350 दिया गया है, तो वो ऑप्शन पक्का ही गलत होगा। तो इससे रेफरेंस लेने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि पार्ट 7 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। पार्ट 4A जो है, और यहाँ पे पार्ट 14A है, इसको ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। पार्ट 9A और 9A जो है, इसे 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 9B जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे शेड्यूल दिए गए हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो हमें मेन बेसिकली जानना होता है कि इन शेड्यूल्स में कहा क्या गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे नाम बताता है, नेम्स बताता है स्टेट्स के, और टेरिटरी जो है इंडिया की, उसके बारे में यूनियन टेरिटरीज के नाम बताता है और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल जो है वो अलाउंस और प्रिविलेजेस बताता है कुछ ऑफिशियल्स के। इन ऑफिशियल्स के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ओथ बताता है कौन कौन सा ऑफिशियल किस तरीके की ओथ लेगा यहाँ पे, और उसका ओथ लेने का तरीका क्या होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ यहाँ पे नहीं दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, जो हमें ध्यान रखनी है कि सेकंड शेड्यूल में यहाँ पे कौन-कौन ऑफिशियल्स के नाम दिए गए हैं, किन-किन के नाम दिए गए हैं, और थर्ड शेड्यूल में किन-किन के दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड में कौन है और थर्ड में कौन नहीं है। फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे डील करता है कि कितनी सीट्स किस स्टेट को दी जाएंगी राज्यसभा में। राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट दी जाएंगी, ये फोर्थ शेड्यूल डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल यहाँ पे डील करता है शेड्यूल एरिया के इससे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जितने भी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल्स एरियाज हैं, उन सबके एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। सिक्स्थ शेड्यूल यहाँ पे डील करता है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से, कहाँ-कहाँ के, इन 4 स्टेट के जो हैं आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, फिफ्थ शेड्यूल सभी स्टेट से, और सिक्स्थ शेड्यूल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट से। सेवेंथ शेड्यूल यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, और यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। तो यूनियन लिस्ट में यहाँ पे 98 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे आपके अभी कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट 8 शेड्यूल में यहाँ पे बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहले थी 14, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और अब ये हो गई है 22। इसमें सबसे मेन ध्यान रखना है कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं। ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस अगर आप देखेंगे, तो अगर आप स्टेट वाइज भी चलेंगे, तो आप इन्हें आराम से ध्यान रख पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश नहीं दी गई है। ठीक है। इंग्लिश नहीं दी गई है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन-कौन सी लैंग्वेजेस को 14 के बाद जो लैंग्वेजेस हैं, उनको यहाँ पे ऐड किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप 92nd अमेंडमेंट को ध्यान रखेंगे, जिससे यहाँ पे बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली को यहाँ पे ऐड किया गया था 2003 में। ठीक है? चलिए, नया शेड्यूल जो है यहाँ पे डील करता है आपके लैंड रिफॉर्म और जमींदारी सिस्टम को खत्म करने से, और इसे ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से, जब लैंड रिफॉर्म्स लाने थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट किया गया था तब 8 शेड्यूल थे, आम बात है उसके बाद के सारे शेड्यूल जो हैं वो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए होंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक शेड्यूल के साथ ध्यान रखना है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। तो नया शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ऐड हुआ था। ठीक है? और इसमें सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी कानून बना के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है। वो अलग बात है, केशवानंद भारती केस में बाद में यहाँ पे जाके ये बात कही गई कि नहीं भैया हम तो ये करेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 जो इसकी केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट है, इससे पहले वालों का नहीं करेंगे, बट इसके बाद जो भी है, जो भी कानून अगर डाले जाएंगे तो हम उसकी यहाँ पे स्क्रूटनी करेंगे। नेक्स्ट 10th शेड्यूल जो है उसे जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, और ये आपका डील करता है एंटी डिफेक्शन से। 11th शेड्यूल डील करता है हमारा किससे? पंचायती राज सिस्टम से डील करता है कि पंचायत के पास यहाँ पे कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे। इसे 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें टोटल 29 मैटर्स आते हैं। उसी तरीके से 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा और इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं। इसे ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप इन दो आर्टिकल्स को ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 243 जी में यहाँ पे बात की गई है कि पंचायत के पास कौन-कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे। तो जी फॉर ग्रामीण गांव, तो जी ध्यान रख लेंगे, और यहाँ पे 243 डब्ल्यू आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी म्युनिसिपल पार्टी से डील करता है। तो मेट्रो का डब्ल्यू कर लेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे हमने कर लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा, उसका नेचर देखा, और ये देखा साथ में कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और साथ-साथ में यहाँ पे शेड्यूल भी हैं। रही बात आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आपको सारे के सारे पढ़ने होते हैं, ध्यान करने होते हैं, तो उसे इस सेशन में कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, और यहाँ पे इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और ज्वाइन करें। यहाँ पे अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें अर्पिता शर्मा पे, ठीक है? अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप इस लिंक के द्वारा अर्पिता मैम को, और साथ में यहाँ पे अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस पे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।